हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। एज यूजुअल जो हमारी 10 बजे की क्लास होती है, जिसमें एक तरीके से हम लोग मिसक्लेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चंस एक दिन में डिस्कस किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे तैयार होंगे और जो भी प्रीवियस क्लासेस हुई है उनकी आपने नोट्स बना ली होगी और आप उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, इवन अपना रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, तो इंग्लिश को लेकर के ये क्लास बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट के साथ मैं आपको दे रहा हूं। तो इसको बच्चे अच्छे से पढ़ना और नोट डाउन करना। और एज यूजुअल जैसा मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आपने क्या करना है कि ये पूरी की पूरी क्लास को कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। यानी आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप सभी बच्चों का स्कोर कितना आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के प्रेम के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जैसे आप जैसे जो बच्चे हैं वहां तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए और उनको भी मदद मिल पाए। ठीक है जी। शुरुआत करने से पहले बता देना चाहूँगा, इंग्लिश बाय जयसर इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लास की डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है। और साथ में बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों के लिए चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी। इसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं बच्चे वाईफाई स्टडी के ऊपर करेंगे इस वाली क्लास को, यानी 7 दिन 7 मैराथन। ये शुरू हो रहा है 24 अप्रैल से ये, और टाइमिंग इसकी क्या होगी, शाम के 6 बजे जो हमारी एज यूजुअल टाइम होती है। 7 दिन 7 मैराथन करेंगे। CHSL के अंदर हमने 10 दिन 10 मैराथन किया था। तो आप पूछ सकते हो सर 10 दिन 10 मैराथन क्यों नहीं। तो जैसे देखिए, आपको पता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, इसके अंदर PQRS भी नहीं आएगा। तो ये 3 सेक्शन काट दीजिए, तो बाकी हम 7 सेक्शन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें तकरीबन मैं जो आपको क्लास दूंगा वो 3 से 4 घंटे की ये एक मैराथन क्लास देने वाला हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपकी कवर करवा दूंगा। सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए। तो इसके आगे की बात क्या है, ये अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे आप बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जेट10 कोड लगा करके आप इसको अवेल कर सकते हैं 3644 रुपये में, जहाँ पे 12 महीने के अलावा 12 महीने एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, यानी 24 महीने। और 24 महीने का लेते हैं तो 12 महीने का मिल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बच्चे 36 महीने। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने सेशन को। चलिए आइए, आ जाइए, बिल्कुल रेडी रहिए, चौकन्ने रहिए, अवेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि सतर्कता ही सब कुछ है। तो यहाँ पे बच्चे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता क्या है कि एंटोनिम बताइए, और एंटोनिम क्या है, कैप्टिविटी की। अच्छा जी, अगर मैं कैप्टिविटी को बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगा तो आप कहोगे सर इसको बच्चे हम बोल सकते हैं कस्टडी। अगर किसी को कस्टडी में ले लिया जाता है तो आप कहोगे सर कस्टडी का मतलब होता है इंटर्नमेंट। ये वर्ड बहुत अच्छा है, यूजुअली हमारे दिमाग में ये वर्ड आता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंटर्नमेंट वर्ड ध्यान रखिएगा और कस्टडी वर्ड ध्यान रखिएगा। और इसके साथ बच्चे एक वर्ड और है, इन कार्शरेशन। देखिए, मैं एमटीएस से उम्मीद तो नहीं करता हूं इतने डिफिकल्ट वर्ड वो पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अभी एमटीएस के बाद भी तो एग्जाम देने वाले हैं, जैसे CHSL का मेंस है, उसके बाद आपका CGL है, तो ये सारे शब्द ध्यान रखिएगा, जैसे कस्टडी। और जरा स्पेलिंग देखिएगा, इंटर्नमेंट मैंने बोला है यहाँ पे INTERNMENT, और इनकार्सरेशन मैंने बोला है, स्पेलिंग देखिएगा INCARCERATION। स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। कैप्टिविटी मतलब किसी को बंद कर देना, किसी को जेल कर देना, एक तरीके से ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर लिबर्टी मतलब क्या होता है। बच्चे देखो, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी किसी को मेरे भाई आज़ादी दे देना। ठीक है, आप जाओ, आप बिल्कुल फ्री हो, आप स्वतंत्र हो, उसको हम बोलते हैं लिबर्टी। आप कहोगे सर इम्प्रिजमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इम्प्रिजमेंट बच्चे इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, कैप्टिविटी का। अगर मैं आपसे ऑफेंस वर्ड की बात करता हूं तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है, डिलिंक्वेंसी। अब आप कहोगे ये डिलिंक्वेंसी क्या है। ठीक है, अब एक बार पहले मेरे साथ ना आप सभी लोग स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, DELINQUENCY। ठीक है, डिलिंक्वेंसी वर्ड हो गया। पैकाडिलो एक वर्ड लिख लीजिएगा, हो सकता है पहली बार आप सुन रहे होंगे, नया वर्ड होगा, लेकिन लिख लीजिएगा पैकाडिलो। अब बहुत सारा बच्चा कहेगा अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैं कहूँगा मिस डिमीन वर्ड आपने सुना होगा, मिस डिमीन, इसी से बना है बच्चे मिस डिमीनर। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो एक आसान वर्ड लिख लीजिए, दैट इज रॉन्ग डूइंग, यानी कुछ गलत करना, कुछ गलत करना। ठीक है, ये हो गया आपका ऑफेंस। देखिए, ऑफेंस का मतलब पहले से बच्चों को पता रहा होगा, अनडाउटेडली सभी बच्चों को पता रहा होगा सर ऑफेंस मतलब क्या होता है। लेकिन बच्चे अगर आपको ये पता है मिसडेमेनर, डिलिंक्वेंसी, पेकाडिलो और रॉन्ग डूइंग,
तो बात बिल्कुल परफेक्ट है। यानी अगर ये आपके एग्जाम में देता है तो भी सही है, इनके अलावा कुछ भी देता है इनका मतलब होता है कुछ गलत करना, ठीक है, रॉन्ग करना। आप कहोगे सर चीयर मतलब क्या होता है? बच्चे देखो चीयर मतलब क्या होता है, चीयर मतलब ग्ली होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग खुशी बोलते हैं, जिसे हम इलेटेड बोलते हैं, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर डिलाइट बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं, यानी खुश होना, ठीक है। तो आपका आंसर की बात करूंगा तो आंसर पहला हो जाएगा, बाकी तीनों की मतलब आपको समझ में आ गई। पहले बता दीजिए क्लियर है? एक बार बस आप लोग कंफर्म कर दीजिए मुझे, स्पीड सही है, फ्लो सही है, और ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। ये सारे वर्ड आप बच्चों ने लिख लिए, और लिखने के साथ आप लोगों ने उसको अंडरलाइन भी कर लिया है कि सर हमें इसकी स्पेलिंग नहीं पता थी तो हमने अंडरलाइन कर लिया, इसकी नहीं पता थी तो ये भी अंडरलाइन कर लिया है, इसकी नहीं पता थी ये भी कर लिया है। तो अब हम बाद में क्या करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो अंडरलाइन वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, 2-3 बार इसको लिख करके हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये आप ना करना है आपको ये सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या है When are you to write to your friends? सबको पता है भाई, ये क्वेश्चन वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इज एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको देखते ही आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रूव। अगर आप किसी चीज़ को अप्रूव करते हो तो अप्रूव करने का मतलब ये हो गया कि आपने किसी चीज़ को स्वीकृति दे दी, ठीक है। मतलब आपने उसको अप्रूव कर दिया, उसको आपने सैंक्शन दे दिया, ठीक है, सैंक्शन। और जिसे हम पता है एग्रीमेंट बोल सकते हैं। अब कुछ बच्चा ये बोलेगा सर एग्रीमेंट मतलब तो सहमति होता है, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर कोई चीज़ मैं आपके पास लेकर के गया और आपने उसको अप्रूव कर दिया, आपने उसको सैंक्शन कर दिया, इसका मतलब आप सहमत हुए तभी तो आपने अप्रूव किया है। जब तक आप किसी चीज़ से सहमत नहीं होते हैं, जब तक आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हैं, तब तक क्या आप उसको सैंक्शन या अप्रूव कर पाओगे? आप कहोगे नहीं। तो हम यहाँ पे एग्रीमेंट और सैंक्शन दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर देखो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो अग्री क्या हो जाएगा? आपने कहा सर सिनोनिम हो जाएगा। आप कहोगे सर कंफर्म करने का मतलब क्या होता है? भाई कंफर्म करने का मतलब किसी चीज़ को श्योर कर देना, ठीक है। मतलब अब अपील भी सबको पता होगा, अपील एक रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अपील करने का मतलब हो गया किसी से रिक्वेस्ट करना, रिटर्न रिक्वेस्ट। आप कहोगे सर यहाँ पे रिजेक्ट लिखा हुआ है, तो रिजेक्ट ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। डन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कट वन शॉर्ट। यहाँ पे ईडीएम आपसे पूछ रहा है, कट वन शॉर्ट का अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है बच्चे इंटरप्ट समवन। किसी को क्या करना? आपने कहा सर इंटरप्ट करना। किस चीज़ में इंटरप्ट करना? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी इंसान बात कर रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई इंसान कॉन्वर्सेशन कर रहा हो, वार्तालाप कर रहा हो, तो उसको बीच में हस्तक्षेप कर देना जिससे वो अपनी बात पूरी ना कर पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कट वन शॉट, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, यहाँ पे हस्तक्षेप करना, किस चीज़ में हस्तक्षेप करना? अगर कोई इंसान बातचीत कर रहा है और अपनी बात को पूरा ना कर पाए, उसके बीच में हस्तक्षेप कर देना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे टू बी रूड, टू एक्ट क्विकली नहीं होगा, यहाँ टू चॉप समथिंग नहीं, टू इंटरप्ट समवन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे सारे लोग क्या कहता है? डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। अब इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि डू नॉट, ये डू जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अगर जिनको नहीं पता है ध्यान रखिएगा, नॉट एडवर्ब होती है। लेट क्या है? लेट मेन वर्ब की पहली फॉर्म होती है। डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्लिप अवे, स्लिप अवे, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दो, अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखो, अपने हाथ से जाने मत दो, अदरवाइज यू विल रिपेंट। नहीं तो आप क्या होगा? आपको पछतावा होगा। देखिए यहाँ पे या तो हम अदरवाइज लिख लें, ठीक है, अन्यथा आपको पछतावा होगा, या और लिख दें, और भी लिख सकते हैं और अदरवाइज भी लिख सकते हैं, और यू विल रिपेंट, ठीक है। या तो आप क्या करोगे? रिपेंट करोगे, अन्यथा आप रिपेंट करोगे। तो अदरवाइज या और दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जरा देखिएगा, एंड नहीं होगा, यही गलत था, क्योंकि एंड जो होता है बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ता है। ये मैंने कई बार आपको बताया है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ेगा। सेम रैंक का स्ट्रक्चर जैसे नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, क्या बच्चा बोल रहा है? रिपेंट कहाँ लिखा हुआ है मुन्ना? रिपेंट, रिपेंट मतलब पछतावा होता है, कई बार बताया है। जब आप किसी चीज़ को लेकर के पछतावा करते हो, रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट होता है, रिपेंट होता है, यानी पछतावा होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये जो आपका अपोलो जाइज होता है, अपोलोजाइज, ठीक है, अपोलोजाइज फॉर भी हो सकता है
और ध्यान रखेंगे अपोलोजाइज टू भी हो सकता है। अब बच्चा क्या कहेगा कि सर अगर अपोलोजाइज के बाद फॉर भी लगा सकते हैं, अपोलोजाइज के बाद टू भी लगा सकते हैं, तो कहाँ पे फॉर लगाएंगे, कहाँ पे टू लगाएंगे। मैंने कहा अपोलोजाइज फॉर समथिंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अपोलोजाइज टू क्या होता है, आपने कहा सर समवन होता है। जैसे ही मैं समथिंग बोलूँ तुरंत समझ जाइएगा, ये समथिंग जैसे लिखाना मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नॉन लिविंग की, ठीक है, कोई निर्जीव चीज की। समवन का मतलब बच्चे लिविंग होता है, यानी जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, ठीक। जैसे कहने का मतलब यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तो आप यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे, अपोलोजाइज के बाद मैंने क्या लगाया, टू लगाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे हर लगाया है। हर यानी किसी लड़की की बात कर रहा हूं, किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग, जैसे मैंने बोला कि ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग हर, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब यहां पे देखिए बच्चे, हमने अपोलोजाइज के बाद फॉर लगाया क्योंकि यहां कोई पर्सन नहीं है, समथिंग डिस्टर्ब करने के लिए उसने माफी मांगी। अब यहाँ पे देखो अपोलोजाइज के बाद फॉर भी हो सकता है, अपोलोजाइज के बाद टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा हिम लिखा हुआ है, ये पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे टू लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। डन, क्लियर है सबको, बता दीजिए एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जो पढ़ने और लिखने में अयोग्य होता है, हम उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए आप लोग अपना अपना आंसर तो बताइएगा, उसके पहले मैं आपको सारी मीनिंग बता देता हूँ। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल। हमने कहा भैया इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर सेविंग्स होता है। मैंने कहा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं, तो लड़का कहेगा सर इसको हम लोग लिख सकते हैं बचत। क्या लिख सकते हैं, बचत, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, थ्रिफ्टी बोलते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यूजुअली पूछा जाता है। आप कहोगे सर इसको हम थ्रिफ्टी बोल सकते हैं, या एक वर्ड और बोल सकते हैं, आपने कहा सर स्पेयरिंग बोल सकते हैं। एक बार मेरे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे, चाहे स्पेयरिंग बोलूं, चाहे थ्रिफ्टी बोलूं, चाहे सेविंग्स बोलूं, या इकोनॉमिकल बोलूं, इसका मतलब क्या होता है, बचत। यानी जब आप अपने रिसोर्सेस को, जो भी आपके पास साधन है, उनको जब आप केयरफुली यूज़ करते हो, सावधानी के साथ यूज़ करते हो, तो ये आपका क्या होता है, फ्रुगल होता है, ठीक है। और लिखना चाहें तो बच्चे इसको लिख सकते हैं यूजिंग रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी दे सकता है, अगर दे दे कभी कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जो आपके पास संसाधन होते हैं, अगर आप संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, आपने कहा सर फ्रूगल। तो अगर एलिजिबल वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है अनरीडेबल, अनरीडेबल यानी जो पढ़ने योग्य नहीं होता है। इनकम्प्रहेंसिबल वर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर जो चीज़ क्या होती है, आपने कहा सर अस्पष्ट होती है। अगर मैं बच्चे इलिटरेट की बात करूंगा तो इलिटरेट मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा, इलिटरेट मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो अनपढ़ होता है, वन हु इज अनेबल टू रीड आर राइट, ठीक है, वो इलिटरेट हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पहले बताओ समझ में आ गया। एक बार पहले मैं थोड़ा सा फॉलो अप ले लेता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको हर बात क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। एक बार जल्दी से बता दीजिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो बिल्कुल खोल के बता दी जाती है, बिल्कुल हर चीज़ एक एक करके बता दी जाती है, तो डाउट का तो वैसे भी कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। डन, एक बार बता दो आप सभी लोग, सबको समझ में आ रहा है। सुपर टीचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस एक आप लोगों से छोटी सी पता है गुजारिश करना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस तरीके की मानसिकता पालें। कोई भी स्टूडेंट, कल एक्चुअली मैंने एक वीडियो करी थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने जो वाईफाई पे पढ़ाया था, उस पर एक कोई बच्ची थी, कोई स्टूडेंट थी, उसका एक छोटा सा कमेंट आया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस कमेंट के बारे में, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें अपने वहम में पालें। इसमें कमेंट में लिखा था कि सर आप अपनी मर्जी से फ्री पढ़ाते हो हमें, हमने नहीं कहा है कि फ्री पढ़ाओ। सो प्लीज़ अपनी क्लास में ये मत बोला करो कि मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। अभी भी आपने इनडायरेक्टली बोला इस क्लास में, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे, बट सर प्लीज़ किसी
सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान मत पहुंचाओ। पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे सोच रखने वाले जो भी बच्चे हैं, आपको अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। आपको मानसिक सुधार की थोड़ी सी ज़रूरत है। आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। मैं कभी भी किसी बच्चे को ना कोई सरकैज़म देता हूँ, ना कोई टॉन्ट देता हूँ, ना मैं इस तरीके से कभी बात करता हूँ कि हाँ मैंने आपको फ्री कंटेंट दे दिया, कभी नहीं दिया। मैंने हमेशा से एक सेवक ही माना है आप लोगों के लिए, और मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है आप सभी लोगों को पढ़ाना। तो जब मैं ये बोलता हूँ तो उसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि आप लोग थोड़ा सीरियस रहो। कहने का मतलब ये है कि बच्चे मैं आपको फ्री कंटेंट देता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो ये ताना नहीं है। मैं बस ये कहता हूँ कि इसकी वैल्यू करो, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी वर्थ करो, इसको पढ़ो। तो अगर कभी भी कोई आपसे बड़ा आपको अगर ये सिखा रहा हो ना कि इन चीज़ों की वैल्यू करो, तो वो गलत वे में कभी मत लेकर के जाओ। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर वो जो भी हैं, अगर आप सुन रही हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप किसी बात को अन्यथा मत लेके जाइए। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इनडायरेक्टली सोच ले रही हैं आप कि इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा, इतना कहाँ से समय निकाल लेती हैं, इतना कैसे सोच लेती हैं, कैसे तेजस्वी लोग हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे क्या है, मैन आई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो लिखा है वो मैन है। ये कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, आपने कहा सर सिंगुलर होगा। तो देखो यहाँ पे हैव तो नहीं होगा, हैड नहीं होगा, इज हैविंग नहीं होगा, हैज़ हो जाएगा। मैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब एक तरीके से गैदर करना होता है, जिसको हम मैस भी बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना होता है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे लिखा है टू टेक वंस हैट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ईडीएम है, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ तक की चलो बातें भाई सबकी सही है। चलो चलो तुम लोग आंसर दो। देखो बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है, इनको सिर्फ मौका दे दो एक बार इनको करने का। यहाँ आंसर दीजिए आप सभी लोग, बेवकूफ़ी कम आंसर ज़्यादा। देखो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, टू टेक वंस हैट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी को एडमायर करना, किसी को प्रेज करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फूल समवन नहीं जी, टू फील हॉट नहीं, टू प्लीज समवन, टू एडमायर समवन, टू एडमायर। देखो प्लीज मतलब क्या होता है ना बच्चे, प्लीज मतलब होता है किसी को खुश करना। प्लीज मतलब क्या होता है, किसी को खुश करना। प्लीज मतलब खुश करना। एडमायर की बात कर रहा हूं, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या कहता है, माइक्रोनी द रेडियो। ये पता है, भले मैं नाप के देख लेता हूँ, एक बित्ते का भी क्वेश्चन नहीं है ये, आधे बित्ते का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कभी भी बच्चे बताऊं आपसे डिस्कवर, मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब में पूछा गया है। अगर मैं डिस्कवर की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लोर। ठीक है, इन्वेंट की बात करता हूं तो मैंने कहा था आपसे टू क्रिएट। इसको बस एक बार आसानी से समझ लो। आप ऐसे समझो कि कोई चीज़ जो इस दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती है, जिसका पहले से अस्तित्व है, उसको आपने खोज लिया, आपने डिस्कवर कर लिया। सोचिए मैं कहीं अगर खो गया तो आप बस सपोज करिए, जब मैं कहीं खो गया तो आप मुझे को ढूंढते ढूंढते मेरे को पा गए, तो आपने मुझे इन्वेंट किया नहीं किया, आपने मुझे डिस्कवर कर लिया। ठीक है, जैसे सपोज कि मेरा ये बच्चे फ़ोन खो गया, तो इस फ़ोन को मैं क्या करूँगा, आपने क्रिएट करूँगा नहीं, इसको अगर मैंने ढूंढ लिया तो मतलब डिस्कवर कर लिया। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ये बोलते हैं ग्राहम बेल, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इन्वेंटेड द फोन। ठीक है, ग्राहम बेल ने क्या किया था, आपने कहा सर फोन को उन्होंने इन्वेंट किया था। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चे। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, इन्वेंट किया था। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, इंडिया को किसने खोजा। ठीक है, तो इंडिया तो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसको खोजा गया। तो यहाँ पे आप जरा देखो, रेडियो इन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था, तो डिस्कवर नहीं होगा, यहाँ पे इन्वेंटेड हो जाएगा। बिल्ड, असेंबल, असेंबल मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। असेंबल मतलब मेरे भाई गैदरिंग होता है, इसको सारे लोग ध्यान रखिएगा। इकट्ठा होना, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपने कहा इकट्ठा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, फॉरगिव।
ये सिनोनिम आपसे पूछा है तो फॉरगिव मतलब सबको पता है जी, फॉरगिव मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, ठीक है। यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर पर्डन बोलते हैं। ये भी बहुत आसान था, इसको आप इजीली कर सकते हो। देखो फॉरगेट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जी कंपेल। कंपेल मतलब होता है बच्चे किसी को फोर्स करना। फोर्स करने का मतलब किसी के ऊपर दबाव डालना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, फोर्स करना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेल करना होता है, ठीक है, इम्पेल करना। तो कंपेल मतलब यहाँ पे हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है, बाध्य करना। पर्डन आंसर हो जाएगा। अक्यूज मतलब क्या होता है, अक्यूज मतलब इंडाइक्ट होता है। इंडाइक्ट मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं भाई आरोप लगाना, ये वर्ड बहुत अच्छा है, लिख लीजिएगा, आरोप लगाना। और ये इंडाइक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकल्पिट भी बोल सकते हैं, इन कल्पेट। तो ये दो वर्ड जो है ना आपको ध्यान होने चाहिए। अगर मैं अक्यूज बोलूं, अक्यूज मतलब आरोप लगाना या आरोपी, इंडाइक्ट फॉर या इनकल्पेट वर्ड, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कंपेल मतलब इम्पेल होता है, फोर्स होता है, यानी बाध्य करना होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखिएगा, आई हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस। अब बताइए क्या होगा, आई ग्रांटेड हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस, आई अलाउड, आई एडमोनिस्ड या आई सैंक्शनड। अब ये देखिए कुछ बच्चा कंफ्यूज कर सकता है, जरा एक बार ना मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जरा इसको बताइएगा आप सभी लोग क्या होगा। बताइए बताइए, एक बार जल्दी से बताइएगा। देखिए जी 20 सेकेंड्स हो गए। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चे। ग्रांट मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग मंजूरी देना किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो बच्चा जैसे अलाउ मतलब क्या होता है, किसी को परमिशन देना, ये होता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मंजूरी देना, इसको जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपके लिए समस्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी सिर्फ समझने के लिए रखा करिए, हिंदी में कभी मत पढ़ा करिए। आपको इसको इस तरीके से बच्चे पढ़ना, जैसे एग्री दैट समथिंग इज ट्रू, अग्री दैट समथिंग इज ट्रू, ठीक है। यानी अगर कोई चीज सत्य है तो उससे क्या होना, सहमत होना। जैसे मैंने आपको किसी चीज के बारे में बताया तो आप अग्री हो गए, आप सहमत हो गए, क्योंकि वो चीज सत्य था। तो किसी चीज को क्या करना, अग्री करना जो कि ट्रू हो, सत्य हो। और अलाउ मतलब क्या होता है, अलाउ मतलब लेट समवन डू, ठीक है, लेट समवन डू समथिंग। यानी जब आप किसी को अलाउ करते हो ना, अलाउ करने का मतलब आपने आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी, जाके कर ले इस काम को, ठीक है, अलाउ कर दिया। एडमोनिश मतलब क्या होता है, एडमोनिश मतलब मैंने बताया था चाइल्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिब्यूक होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोच होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिप्रूव होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर एक वर्ड और आता है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ रेप्रीमेंड। मैंने कहा रेप्रीमेंड नहीं होगा तो आपने सर बताया था कैस्टिगेट, कैस्टिगेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपने बताया था कस्टाइज। मैंने कहा मतलब क्या हुआ, आपने कहा सर सेंसर, ठीक है। आपने कहा सेंसर का मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना किसी का, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चाहे चाइल्ड बोलूँ, चाहे रिब्यूक बोलूँ, रिप्रोच बोलूँ, रिप्रूव बोलूँ, कैस्टाइज बोलूँ, कैस्टिगेट बोलूँ, रेप्रीमेंड बोलूँ, क्रिटिसाइज बोलूँ और सेंसर बोलूँ, और साथ में कंडेम, कंडेम, ठीक है। बच्चे अब तक तो इसको रट्टा मार लेना, पूरा का पूरा मार लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक वर्ड आज और दे देता हूँ तुम लोगों को, बिरेट वर्ड लिखो, BERATE। इसका मतलब भी आलोचना करना होता है, निंदा करना होता है। और एक वर्ड और लिख लो, अपब्रेड। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा नहीं गया हो, तो ये अपब्रेड हो गया और बिरेट हो गया, इसको भी लिख लेना, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। हिंदी अगर कोई बच्चा लिखना चाहता हो तो हिंदी मतलब कुछ भी लिखो ना, जैसे आलोचना करना, निंदा करना, डांटना, फटकारना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आप कहोगे सैंक्शन मतलब तो अभी आपने बताया था, अप्रूव करना यानी स्वीकृति देना। तो यहाँ पे आप कहोगे आंसर सर अलाउ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अलाउ, ठीक है। तो आप ये बोलो कि आई अलाउड हिम, मैंने उसको अलाउ किया, टू यूज़ माई बाइक, कि मेरा जो बाइक है उसको प्रयोग कर लो, टू गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए। गलती से ग्रांटेड मत करना मुन्ना, ग्रांटेड का मतलब होता है अग्री करना, दैट समथिंग इज ट्रू, कोई चीज़ सत्य है उसको मान लेना, अग्री कर लेना, दैट्स इट, ठीक है।
आगे देखेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। आप कहोगे सर अजाइल, अजाइल का मतलब होता है जो इंसान फिट एंड एक्टिव होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अजाइल। इसको आप बताए बंदर से याद कर सकते हो, कभी बंदर को ध्यान से देखिए, बहुत ही फिट होता है और एक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे बच्चे एक दिया है रिजिड, क्या दिया हुआ है, रिजिड। देखो मैं दो बातें बताऊँगा रिजिड को लेकर के। एक रिजिड का मतलब क्या होता है, स्टिफ, ठीक है। एक क्या बोल सकते हैं, हार्ड। इसको आप ना कोई जो थिंग होता है या कोई जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो कोई वस्तु होता है, उस सेंस में ले सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में देखिए ये मार्कर है, इसको मैं बोलूँगा रिजिड है, रिजिड का मतलब हार्ड है, स्टिफ है, ठीक है, ये टूटेगा नहीं। अच्छा आप बोलोगे जैसे कोई पर्सन के रेफरेंस में, तो आप बोलोगे जैसे स्टबन होता है, जिसको हम बोलते हैं एडामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडामेंट बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं, मतलब जिसको जिद्दी बोलते हो, जिद्दी, हठी। ये तब होगा बच्चे जब आप किसी पर्सन के रेफरेंस में बात करेंगे, किसी व्यक्ति के। यार कहते हैं ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन बहुत रिजिड है, मतलब उसके अंदर रिजिडिटी है, मतलब वो हठी है, जिद्दी है। तो जब किसी व्यक्ति के रेफरेंस में बात करोगे तो हो सकता है स्टबन आ जाए, एडामेंट आ जाए, अपड्यूरेट आ जाए, हठी, जिद्दी। लेकिन अगर कोई वस्तु के रेफरेंस में बात करोगे तो हम उसको स्टिफ लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, हार्ड लिख सकते हैं, ठीक। अब आप कहोगे सर क्विक मतलब सबको पता है, स्विफ्ट होता है, ठीक है, मतलब जो जल्दबाजी में हरिड होता है, ठीक है। अच्छा स्टिफ, ये तो खैर अभी मैंने बता दिया, स्टिफ मतलब हार्ड होता है। अब आप कहोगे सर डल क्या होता है, डल भी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। डल मतलब बच्चे बोरिंग लिख सकते हो, ठीक है। डल मतलब आप टीडियस लिख सकते हो, जो चीज़ उबाऊ होती है। अब आप कहोगे अगर सर इधर फिट एंड एक्टिव है तो इधर क्विक हो जाएगा, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डन। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस 2001। सबसे आसान बता रहा हूँ, कुछ दिमाग एग्जाम में नहीं लगाना है। कभी अगर ऐसे आ जाए आई एम लिविंग हियर फॉर 2 days, ठीक है, या ऐसे आ जाए आई हैव रीड सिंस मॉर्निंग, तो आप सभी बच्चों को ये चीज़ पता है कि अगर कभी सर सेंटेंस के अंदर फॉर आ जाए या सिंस आ जाए तो इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। इसी तरीके से गलती देगा, इधर फॉर 2 days है, सिंस मॉर्निंग है, ये तो चलो अपने आप में सही है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या लगा देंगे, आपने कहा आई हैव बीन, यहाँ भी क्या लगा देंगे, आई हैव बीन, और यहाँ रीड नहीं होगा, यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। आ गई बात समझ में। तो आप कहोगे सर लिव्स तो नहीं होगा, यहाँ पे कंटिन्यूज हैव बीन हटा दो क्योंकि ही के साथ हैज़ बीन लगेगा, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, पहला। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। अगर हम देखिए ईयरली लिखा हुआ ना, ईयरली मतलब हम सालाना की बात कर रहे हैं। सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, जैसे आपकी शादी हो गई, शादी को आपके 12 महीने हो गए, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे, आप एनिवर्सरी मनाओगे, ठीक है। और ये जो गाला होता है, गाला और कार्निवाल, ये आपस में सिनोनिम होते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे भाई होता है एक तरीके से फेस्टिवल। हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, फेस्टिवल, जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सर अ स्पेशल ओकेज़न, एक तरीके का जो आपका स्पेशल ओकेज़न होता है, मतलब जो स्पेशल अवसर होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेशल अवसर होता है, उसको हम लोग बच्चे गाला बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा कार्निवाल बोलते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद बैस क्या होता है, स्ट्राइक हार्ड। बैस मतलब क्या होता है, स्ट्राइक हार्ड, जब लोग क्या हो जाते हैं, एक तरीके से हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैस, बैस, ठीक है। स्ट्राइक हार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग वायलेंट बोलते हैं, ये चीज़ होती है। तो आपका देखिए आंसर मिल गया, बाकी चीज़ें भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप देख के ही बता सकते हैं, आप जरा एक बार कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए ये के से शुरू किया है, आप कहोगे सर ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे CONVE है, यहाँ पे CONVI हो गया, आप कहोगे सर ये भी नहीं होगा। यहाँ पे NENIENSE लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, आप कहोगे सर कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर, ठीक है।
अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये क्या है, आपने कहा सर प्रेपोजिशन है। ये द प्रोजेक्ट क्या है, आपने कहा सर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आपने कहा सर फंडिंग हो गया। इस सब्जेक्ट के लिए देखिए हमने जो वर्ब यूज़ किया है विल बी। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये जो विल होता है और उसके बाद अगर आपने बी लगा दिया तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है। और अगर कभी भी आप ध्यान से देखेंगे विल बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, तो अगर आईएनजी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई एक्टिव वॉइस होगा। थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे इज एम आर के बाद जब आईएनजी फॉर्म आती है तो एक्टिव होता है, थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बॉर्न। अब आप कहोगे सर एक तो ये होता है बॉर्न और एक ये होता है मेरे भाई बॉर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉर्न का मतलब तो जन्म लेना होता है, जन्म लेना, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिखा कि ही वाज बॉर्न इन 1967। मैं आपसे कहूँगा ये सही है या ये गलत है, आप कहोगे सर ये गलत है। कारण क्या है, आप पैदा करने की बात कर रहे हो कि 1967 में वो पैदा हुआ था, तो पैदा हुआ था तो ये मत लिखो, ये लिखो यहाँ पे बॉर्न, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पे पहली बात तो सर ये बॉर्न हटा दो, ये BORN नहीं होगा, ठीक है। और ये बॉर्न आपकी वर्ब हो गई और ये इंटायरली क्या हो जाएगा, उसको मॉडिफाई करने वाला आपने कहा सर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम बॉर्न बाय द सेंटर की बात करते हो, और सुनो यहाँ पे जब ये पैसिव वॉइस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा। तो अगर हम बॉर्न बाय द सेंटर की बात करें, यहाँ पे लिख लो बॉर्न बाय द सेंटर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब बॉर्न का एक मतलब होता है कैरिड यानी ट्रांसमिट, ठीक है। जैसे बॉर्न वाटर नहीं होता, जैसे पानी अपने साथ जो है संक्रमण लेकर के आया, ठीक है। तो एक तो कैरिड होता है, दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बॉर्न बाय द सेंटर, तो मतलब फिनेंशियल मेजर, ठीक है। जो फिनेंशियल से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो पैसे से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनके मेज़रमेंट को, उनके आंकड़ों को क्या करना, एक तरीके से स्टेट के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी सेंटर के द्वारा अप्रूव करना यानी स्वीकृति देना, वही होता है। तो अल्टीमेटली बच्चे यहाँ पे बॉन्ड लिखना। एक बार मुझे बता दो सबको समझ में आया? पहले बताओ कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पहले बता दें एक बार सारे लोग, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? उम्मीद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आई होगा, आई, ठीक है। अब ये सही हो गया, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। एक छोटी सी बात बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट जो होती है वो एडवर्ब होती है, डू डज डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, एनीबडी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई डिडंट सी एनीबडी, ठीक है। इन द ऑडिटोरियम इन प्रेपोजिशन है, द ऑडिटोरियम इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब कुछ अपने आप में सही है। इसको गलती कैसे करा जा सकता था पता है? जहाँ पे एनीबडी लिखा हुआ है, अगर एग्जामिनर यहीं पे उठा करके सिर्फ इतना डाल दे समबडी, ये गलत हो जाएगा। आई डिडंट सी समबडी इन द ऑडिटोरियम। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये सम किसके लिए यूज किया जाता है? आपने कहा सर पॉजिटिव मीनिंग बताने के लिए। एनी किसके लिए यूज किया जाता है? आपने कहा नेगेटिव मीनिंग बताने के लिए। मुझे एक बात बताइए, सम से क्या बनता है? आपने कहा सर समवन बनता है। आप सम से और क्या बनता है? आपने कहा सर समबडी बनता है। सम से और क्या बनता है? आपने कहा सर समवेयर बनता है, ठीक है। और क्या बनता है? आपने कहा सर समथिंग बनता है। तो भाई एक बात बताइए, अगर सम पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है तो ये सारे के सारे किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? तो बच्चा कहेगा सर पॉजिटिव के लिए यूज़ किए जाएंगे। अच्छा उसी तरीके से एनी से क्या बना? आपने कहा एनी वन। एनी से क्या बना? एनी बडी। एनी से क्या बना? एनी वेयर, ठीक है। तो आप बच्चा कहेगा सर एनी से एक चीज़ और बनी, आपने कहा सर एनी थिंग। तो ये सब किसके लिए यूज़ किया जाएगा? आपने कहा नेगेटिव के लिए। अगर एनी नेगेटिव के लिए तो ये सब भी नेगेटिव के लिए। तो बच्चे एनी बड़ी तो अपने आप में सही है, लेकिन सम बड़ी आ जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है। तो नेगेटिव के लिए एनी बड़ी ही सही होगा, सम बड़ी कभी नहीं सही होगा। तो वैसे तो इसमें आपका क्या था? आपने कहा सर नो एरर था, ठीक है। आ गई बात समझ में? अगला देखिएगा क्या बोल रहा है ये। सर किसी को भूख लगी है तो मैगी खा लो। अरे 2 का करे नशा दिखावे 5 का, हैं? पेट्रोल पी के आओ क्या बच्चा? कैसे बातें कर दो यहाँ क्लास में आकर के। पर लोग पढ़ाई में लगे हैं, लोग समझने में लगे हैं। ये देखो कह रहा है मैगी खा लो 2 मिनट में, पच नहीं पाएगा तुमसे खाने के बाद। ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। अरे सबको पता है कि ये बहुत कॉमन है, आएगा जरूर एग्जाम में, देख लेना।
नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। बोथ के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड, ठीक है। जैसे आप बच्चे जानते हो ईदर के साथ क्या आता है, आपने कहा और। जैसे नीदर के साथ क्या आता है, आपने कहा नॉर, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखना लिखा है नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ देखो बट ऑल्सो यहीं पे है, यानी दूसरा वाला ही करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ये वो बच्चे होते हैं पता है जो बीच बीच में आकर के ऐसे कमेंट करके डिस्टर्ब करते हैं, हाँ मैगी खा लो, किसको भूख लगी है, हाय काजल आपका नंबर क्या है। वो ऐसे पता मंडराते रहते हैं घर में, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, खाना खा लिया, चाय पी लिया, कोई काम नहीं है। अब यूट्यूब पे भी 2-4 वीडियो देख लिए, उनको लगा कि अच्छा यार एग्जाम भी आने वाला है, एक काम करते हैं थोड़ा घूम लेते हैं, देखते हैं कि कमेंट में थोड़े मज़े लेकर के आते हैं। तो ये ऐसे बैठे बैठे हाय काजल नंबर दे दो अपना, ठीक है, चैटिंग करेंगे। पागल इंसान, एग्ज़ाम है 2 मई को, इनको देखो मैगी खा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे क्या करें, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिलरेट। जरा एक्सिलरेट की स्पेलिंग देखिएगा ना आप लोग, EXHI, ठीक है, ये EXHI LARET, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है आपका एक्सिलरेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चे एनलिवन होता है। अब आप कहोगे सर एनलिवन का मतलब, मैंने कहा भैया जो इंसान बहुत ज़्यादा थ्रिल नहीं होता, मतलब थ्रिल मतलब बच्चे एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर किसी चीज़ की, ठीक है, मतलब जो बहुत डिलाइट होता है यानी खुश होता है, उसे हम बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, थ्रिल, एक्साइट, डिलाइट, ठीक है। अगला, अब क्लॉज टेस्ट पता है लास्ट में किया जाएगा, क्लॉज टेस्ट को हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी ये वाले सारे क्वेश्चन निपटा लेते हैं, ठीक है। क्लॉज टेस्ट बच्चे ना 10 करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जिसमें आप लोग अपना स्कोर बताइएगा क्या होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू होम। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा कि पहले 10 सेकेंड में आप मुझे करके दिखाइए। देखो, एक कह रही है सर यमी लगती है मैगी, और इनके यमी की स्पेलिंग देखो क्या है। सुनो यामी गौतम, सुधर जाओ, पहले स्पेलिंग बार बार कहता हूँ, फोकस करो, लेकिन इनकी देखो ये इनकी यमी है, फिर तो ये तो मम्मी होगी, ठीक है, ये तो मम्मी लिखा हुआ है, सुधरेंगे नहीं। देखो अब बच्चे आंसर देखना, क्या आंसर दिया आप लोगों ने आंसर दिया ए, ठीक है। चलिए अच्छा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेक ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ आप सभी लोगों से। ब्रेक ऑफ के बच्चे 2 मीनिंग होते हैं, दोनों को समझ लीजिएगा। एक इसका मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। जैसे अभी एक लड़का कह रहा था कि सर बस करो, अब मुझे मत बोलो, नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, मतलब गुस्सा हो जाऊंगा, आपसे बातचीत करना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्टॉप टॉकिंग हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, डिटैच, ठीक है। डिटैच मतलब क्या होता है, डिस्कनेक्शन, यानी अलगाव हो जाना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे एक ये लिखा हुआ है सर ब्रेक ऑन। ब्रेक ऑन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा भाई ब्रेक ऑन का मतलब होता है सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या होता है, आपने कहा सर अलगाव होता है। और CHSL के एग्जाम में सेपरेट का मिस स्पेल्ड पूछा गया था, जहाँ पे ए लिखा था यहाँ पे ई लिख के दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है बच्चे, स्टार्ट सडनली, कोई चीज़ अचानक से शुरू हो जाना। जैसे क्या, जैसे वार हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, फाइटिंग हो गया, कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा जी, ठीक है। जैसे FIGHTING, फाइटिंग है, वार है, अगर वो अचानक से शुरू हो जाए तो ब्रेकआउट होता है। अब कहोगे सर ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। मशीन वगैरह, जैसे कोई मशीन है, व्हीकल है, कार है, ये सारी चीज़ें काम करना आपका बंद कर दे। तो आप कह रहा है कि माई कार, यहाँ पे सीधा सीधा बच्चे कार दिया गया है, तो ना तो हम ब्रेक आउट की बात कर रहे हैं ना तो ब्रेक ऑन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए, आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सी रिटर्न द बुक आफ्टर सी इट। अच्छा अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आपने देखा तुरंत समझ में आ गया होगा सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। उसने किताब को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। आफ्टर सी, पढ़ने के बाद, यानी पास्ट में, ठीक है। तो कहेगा सर रीड से रीड नहीं होगा, वाज रीड नहीं होगा, हैड रीड, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। अब बच्चे ध्यान से देखो, इसमें ये जो तुम्हारा फ्यू होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब ना के बराबर, ठीक है। लिटिल मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नथिंग,
ये भी मतलब होता है ना के बराबर। बस शर्त इतनी सी है जी, फ्यू का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, इसका यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। मतलब जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। बशर्ते शर्त बस इतनी सी है जी कि ये जो फ्यू होगा वो काउंटेबल नाउन के लिए और जो आपका लिटिल होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ देखिए देयर इज फ्यू टू बी सेड नहीं कहा गया है, अनकाउंटेबल का रेफरेंस दे रहे हैं। देयर इज लिटिल टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो लिटिल हो जाएगा, अ फ्यू नहीं होगा बाबा, अ फ्यू। यहाँ पे हम बात कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कन्वर्सेशन की कर रहे हैं। जरा नाउन को देखिए, आपको नाउन कहाँ से लग रहा है कि काउंटेबल होगा, कहीं से लग रहा है नहीं। देयर इज लिटिल टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आगे बात समझ में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है आपके सामने डिस्कशन। एक बार मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप सभी बच्चे एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करें। 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए और इसको एक बार करिए। सभी लोग सही आंसर करिएगा। हाँ भैया, उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है जी। हाँ बच्चे आ जाओ भाई। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। आपने कहा सर यहाँ पे देखो डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन की स्पेलिंग जरा मुझे बताइएगा, कौन कौन से बच्चे हैं। डिस्कशन की एक बार स्पेलिंग आप लोग लिखिएगा। सबका स्पेलिंग सही है भाई, स्पेलिंग एक बार डिस्कशन का लिखिएगा। डिस्कशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हाँ हाँ, वो दरवाज़ा, हाँ उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए माफ़ करिएगा, ठीक है। DIS, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल एस। तो बच्चे क्या हो जाएगा? डिस्कशन, ठीक है। तो DIS यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक CUSSION। ये हमने सस्पिशन, देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर हमने लिख दिया सस्पिशन, ये हो गया। सस्पिशन मतलब क्या होता है? आपने कहा डाउटफुल होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्यूबियस बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पिशियस बोलते हैं, सस्पिशियस, ठीक है। ये चीज़ होता है बच्चे, जिस पे हम लोग क्या करते हैं? संदेह करते हैं। अब आप कहोगे सर नेक्स्ट क्या है? प्रोसीडिंग। अगर बच्चे हम प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल ई हो जाएगा, ठीक है। PROCEEDING, जिस प्रोसीडिंग। अब ये क्या हो गया? आपने कहा एडजन। अब आपने देखो यहाँ पे क्या सीख लिया कि सबकी स्पेलिंग भी आपने सही कर ली। प्रोसीडिंग की डबल ई होता है, सस्पिशन की स्पेलिंग ये होती है, ये गलत है। डिस्कशन की भी देख ली। तो एडजन मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना? पोस्टपोन कर देना। एडजन मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट केसेस वगैरह चलते होंगे, तो कोर्ट केसेस में क्या करते हैं? किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं। कोर्ट इज एडजर्न बोलते हैं, ठीक है। तो यानी टाल देना किसी चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक बार आप सभी बच्चे इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत बारी आप लोगों को ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक बार बच्चे इसको देखना, बहुत बार हम लोगों ने इसको लेकर के डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने कम से कम 25 से 30 बार इसको आप लोगों को बताया होगा। और मैंने आपको तब भी एक चीज़ बताई थी कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ये क्या है आपका, मैंने बताया था कंडीशनल है। मैंने कंडीशनल में आपको 3 कंडीशन बताई थी। एक मैंने बताया था, अगर इफ़ आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म आता है, तो इधर सब्जेक्ट के बाद आप विल लिख सकते हैं, शैल लिख सकते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे वैसे मे और कैन लिखा भी जाता है, ये भी लिख सकते हैं। जैसे इफ़ आई गो टू, ठीक है, मैंने बताया था इफ़ आई गो टू आगरा, और मैंने कहा था आई विल मीट हर, ठीक है, आई विल मीट हर। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये आपका क्या लिखा हुआ था? आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे एक चीज़ गौर करिएगा आप सभी लोग। आप कहोगे सर यहाँ पे तो व्हेन है, खैर वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो आप लोग ये वाला ध्यान रखिएगा, अगर कभी इफ़ आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो इधर हम सब्जेक्ट के बाद विल या शैल और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? पहली फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे बच्चे ज़रा गौर करना, ये सब्जेक्ट आ जाए, विल आ जाए और वर्ब की पहली फॉर्म आ जाए, तो यहाँ पे ये जो व्हेन लिखा है ना, व्हेन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा।
ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे क्या होता है, जैसे आपका बिफोर हो गया, ठीक है, जैसे आपका आफ्टर हो गया, उसके अलावा जितने भी आपके जैसे वाट होते हैं, वेयर होते हैं, व्हेन होते हैं, वाई होते हैं, ठीक है, और ये जो आपका लिखा हुआ है व्हेन लिखा हुआ है ना, एटसेट्रा, ये सबको अपन क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो बच्चे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो शुरू होने वाला सेंटेंस है उसमें कभी भी ध्यान देना, विल और शैल मत लिखना। जो 100 गोल्डन रूल्स मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया था उसमें बताया है, कभी भी विल और शैल का यूज़ मत करना। तो ये देखो व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज लगती है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। यहाँ पे कभी भी हम फ्यूचर एंड डेफिनिट नहीं बनाएंगे, इनके साथ हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो जिन बच्चों ने आई रीच लिखा हुआ है बिल्कुल सही है उन लोगों का, ठीक है। अगला देखना क्या है, क्वेरल। क्वेरल मतलब क्या होता है, आप कहोगे क्वेरल मतलब डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट मतलब क्या हो गया, आपने कहा सर झगड़ा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट नहीं बोलेंगे तो आप कहोगे सर डिस्कॉर्ड बोल लो, ठीक है। तो ये तीनों इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो जब कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको लिख लीजिएगा। अगर इसके अलावा एक वर्ड लिखना चाहते हैं तो ये भी बच्चे लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज डिसेंशन, ठीक है। तो डिसेंशन वर्ड लिख लीजिएगा, डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अब आप कहोगे सर ये जो स्ट्राइफ होता है, स्ट्राइफ इसका सिनोनिम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सिनोनिम पूछेगा तो, अगर मान लीजिए आपसे फ्यूड पूछता है तो आप कहोगे सर ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। मैं कहूँगा बायस मतलब क्या होता है, आप कहोगे बायस मतलब पार्सल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षपात बोलते हैं, ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हो, अनफेयर। आप कहोगे सर अनफेयर क्यों होगा, क्योंकि बच्चे सोच के देखो कि अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, तो अगर आप पक्षपात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सही काम थोड़ी कर रहे हैं, आप फेयर काम थोड़ी कर रहे हैं, आप अनफेयर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनफेयर हो जाएगा। आप कहोगे सर हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब होता है जी तालमेल बैठाना, यानी सामंजस्य, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने कहा कनकर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर अकड़, कनकर्ड लिख लीजिए या क्या लिख सकते हैं आप, अकड़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कन्फर्मेटिव वर्ड और कंसेंसस वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर कभी ध्यान होगा आप सभी लोगों को, बहुत बार लिखवाया कंसेंसस और एक वर्ड लिखवाया था कन्फर्मिटी। जरा एक बार मेरे साथ आप सभी बच्चे बोलिएगा, यहाँ पे अकर्ड हो जाए, कनकर्ड हो जाए, कंसेंसस हो जाए, या कन्फर्मिटी हो जाए, या फिर हार्मनी हो जाए, जिसका मतलब तालमेल होता है, जिसका मतलब सामंजस्य बैठाना होता है, तो यही आपका एंटोनिम हो जाएगा, झगड़े का एंटोनिम तीसरा, ठीक है, हार्मनी। अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये जो अनलेस होता है बच्चे, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। और एक आपका क्या हो गया, वहाँ बट लिखा हुआ है, ठीक। ये तीनों, ये क्या करता है, आपने कहा सर ये बताता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब मेरे भाई विरोधाभास। अनलेस क्या बताता है, आपने कहा सर अनलेस बताता है कंडीशन, ठीक है। और हमने कहा अनटिल क्या बताता है, आपने कहा सर अनटिल बताता है टाइम। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि राम वर्कड हार्ड, ये जो कुछ कंजंक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये घुमा घुमा करके बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब इनके पूछने की इंटेंसिटी, इनके पूछने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे लिखा मैंने, राम वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। आपने देखा कि सर जो कठिन परिश्रम करता है वो तो पास हो जाता है, लेकिन राम ने कठिन परिश्रम किया उसके बावजूद भी वो फेल हो गया, तो ये हमने बट लगाया कंट्रास्ट शो करने के लिए, ठीक है। अनलेस क्या होता है, जैसे मैंने कहा अनलेस यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ, अगर तुम उससे बात नहीं करते हो, अगर तुम उससे बात नहीं करते हो तो तुम्हें सच्चाई का पता नहीं लग सकता है। तो ये शर्त है कि जब तक तुम उससे बात नहीं करोगे तुम्हें सच्चाई का पता नहीं लग सकता है। तो ये कंडीशन बता रहा, कंडीशन के लिए अनलेस हो जाएगा। एक छोटी सी बात आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी, जो कई बार बता चुका हूं कि कभी भी बच्चे अनलेस और अनटिल आ जाए तो इसके साथ कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड मत यूज़ करिएगा, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। कैसे? क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है इफ़ नॉट। देखिए इफ़ में नॉट आया। अनटिल की मीनिंग क्या होती है, आपने कहा सर अनटिल की मीनिंग होती है टिल नॉट। तो ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, तो इसलिए इनके बाद कभी भी ध्यान से देखिएगा नो नेवर नॉट नहीं आएगा। इससे बहुत गलतियां आज तक दिया हुआ एसएससी में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, और नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, इट विल बी टू लेट, बहुत देर हो जाएगी। बच्चे ना कंट्रास्ट बता रहे हैं
ना अनटिल टाइम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। और की जगह मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, अदरवाइज हो जाएगा। कल एक बच्चे ने कहा था सर अनलेस होगा, ना बेटा अनलेस नहीं होगा। अनलेस कंडीशन के लिए वो बता रहा है, एक वो दे रहा है कि हमें जल्दी करना चाहिए, अन्यथा अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, हमें देरी हो जाएगी। तो मतलब देरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम और लिखेंगे या अदरवाइज लिखेंगे, ये आपका नो इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो फॉरगेट अनप्लेजेंट थिंग्स, यानी जो आपके बुरी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हुई हैं उनको एक तरीके से भूल जाना। फॉरगेट अनप्लेजेंट थिंग्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, कुछ हम ऐसा अनुभव करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता या हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी चीज़ों को भूल जाना। तो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, तो नीट एंड ये नहीं होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, यानी डी। आगे देखिएगा, सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? अब देखो, इसे कोई भी बच्चा कर सकता है। यहाँ पे सम पीपल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आर, अगर मैं आपको ये भी ना कहूँ कि भाई आपको इसमें टाइम भी देने लायक नहीं था बच्चे, 2 सेकंड 5 सेकंड क्या ही देता, आप तब भी कर देते, ठीक है। इसमें करने की आपकी पूरी संभावना थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड, जो पैसेंजर्स थे वो अफ्रेड थे, बट द कैप्टन देम दैट देयर वाज नो डेंजर, लेकिन कैप्टन ने उनको क्या किया होगा, आश्वस्त किया होगा कि भैया किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब होता है असर्ट करना, ठीक है। कन्फाइडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान से बच्चे इसको पढ़िएगा, मैं आपको भी डिफरेंस बताऊंगा। कन्फाइडेड मतलब होता है रिवील करना, मतलब जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लोज करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवल्ज बोलते हैं। जरा ये तीनों शब्दों को गौर करिएगा, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, डाइवल्ज करना, मतलब उजागर करना किसी चीज़ को, ठीक है, पर्दाफाश करना, हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, असर्ट मतलब क्या होता है, मतलब ये बच्चे रिटन मैसेज होता है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अ रिटन मैसेज, अ रिटन अपील, हम जिसको बोलते हैं क्लेम करना, किसी चीज़ को दावा करना। या आप मैसेज नहीं लिखते हो ना, अ रिटन रिक्वेस्ट लिख लीजिए, इससे आसान क्या ही बताऊं आपको। अ रिटन रिक्वेस्ट मतलब दावा करना, क्लेम करना किसी चीज़ का, ठीक है, कि ये चीज़ आपकी है या कुछ भी। तो आप कहोगे सर कॉशन मतलब क्या होता है? हमने कहा इसका मतलब सर अवेयर होता है, यानी जागरूक होता है, जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? आपने कहा सर अटेंटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो अस्योर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। बस एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जरा आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये कन्फाइड है और एक वर्ड होता है आपका कन्फाइन। देखिएगा, कन्फाइड और कन्फाइन में डिफरेंस होता है। कन्फाइन का मतलब होता है इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हो, जो चारों तरफ से क्या हो, घिरा हो, जिसको हम इनक्लोज्ड एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्फाइन और कन्फाइड में भी डिफरेंस याद रखिएगा सारे लोग, ठीक है। अगला देखिएगा, सी लव्ड हर सेल्फ सो मोर, क्या ही बोलूं, आई लव यू सो मच, सी लव्ड हर सो मच, ठीक है। 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों को जैसे मेरे साथ इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई हो, इम्प्रूव हो गई हो, तो आपको लग रहा होगा ये सर क्वेश्चन तो ईजीएस्ट हैं, यही लेवल आएगा। मैंने आपको एक बार बहुत पहले बोला था, याद होगा ना, तो हमें यहाँ पढ़ना होता है ना तो हमें यहाँ पढ़ना होता है, हमें एग्जैक्टली यहाँ पढ़ना होता है जहाँ एग्ज़ाम है। मतलब हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट चीज़ें ही पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आती है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप सभी लोग, अकबर हैड रीन दैन बाबर। अब बच्चे इसमें करना क्या है, कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चन में देखा करो क्या है दैन। जैसे ही लड़के को समझ में आया भैया दैन है, तो मतलब यहाँ डिग्री क्या होगी, वो कहेगा कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ मोर लॉन्ग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा बच्चे लॉन्गर लगा दो, ठीक है। ये अपने आप में सही हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब मेरी बात को सुनिएगा, रीन मतलब होता क्या है बच्चे, ये मैं बता देता हूँ, एक हमारी वोकेबलरी भी तैयार हो जाएगी। जैसे मोनार्की, कुछ लोग इसको मोनार्की पढ़ लेते हैं, ठीक है, आप जो भी पढ़ लीजिए, MONARCHY। अब कहोगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चे रूल होता है, एक तरीके से शासन होता है, ठीक है, ये होता है। अच्छा जी, और कुछ ऐसा बताने लायक इसमें है? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब डिस्ट्रॉय आ गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे देंगे। डिस्ट्रॉय बहुत बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? आपने कहा सर इसका मतलब होता है डिमोलिश,
डिमोलिश मतलब मैंने कहा था डिवेस्टेट और आपने कहा डिसमेंटल, यानी किसी चीज़ को क्या करना, नष्ट करना, यही बताया गया था आपको, किसी चीज़ को नष्ट करना। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है भाई, ऑब्लिटरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, एबॉलिश इसका सिनोनिम हो जाएगा, शाइन मतलब क्या होता है, शाइन मतलब ब्राइट होता है, चमकीला होता है, प्रिजर्व ये चीज़ आई है भाई, प्रिजर्व मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कंजर्व। आप कहोगे सर कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा भैया मतलब किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेफ गार्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे एक चीज़ सोचो यहाँ पे, जैसे आप किसी चीज़ को मेंटेन करते हो ना, मेंटेन करना, उसको बनाए रखना यथा स्थिति में, ये होता है। तो आप कहोगे सर इधर हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को नष्ट करना, तो इधर हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्ट बोल लें, सेफ गार्ड बोल लें, कंजर्व बोल लें, मेंटेन बोल लें, प्रिजर्व बोल लें, यानी तीसरा। ठीक है, ये हो जाएगा, थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो खाने वगैरह होते हैं ना, जैसे चिकन वगैरह विदेशों में, अब तो इंडिया में भी हो गया है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे 3-3 महीना ख़राब नहीं होता। तो एक तरीके से उसको हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ मेंटेन, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्राइटेंड कन्विक्ट फॉर मनी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जरा गौर से आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने, साउटेड है, विस्पर है, मम्बल है और बच्चे प्लीडेड है। देखिए शाउट मतलब सबको पता है भाई, चिल्लाना होता है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, मटर और मम्बल लिख लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मटर, मैंने क्या बोला, मम्बल, आप इसको याद कर लीजिए। अभी जो ठंड की सीज़न आती है तो मटर बहुत ज़्यादा मिलती है, और मटर की आप लोगों ने बहुत सारी सब्जियां, डिशेस वगैरह खाई होंगी। तो MUTTER और मम्बल। ठीक है, उसके साथ मरमर भी लिखना हो आप लिख लीजिए, मरमर हो गया, मम्बल हो गया, मटर हो गया, ये और ये दोनों आपस में क्या है, आप कहोगे सर सिनोनिम है, लिख लेते हैं इसको, सिनोनिम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब विस्पर, फुसफुसाना, हम लोग बोलते हैं ना, फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, वो चीज़ होता है। ठीक है, अभी सब लोग सो जाएंगे तो कॉल करूँगा। ठीक है, वो जैसे फुसफुसाना धीरे धीरे बोलते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर प्लीड मतलब क्या होता है, प्लीड मतलब होता है अपील करना, इंट्रीट जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे, इंट्रीट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर अपील करना होता है, अपील। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को लेकर के एक तरीके से वकालत करना। ठीक है, तो फ्राइटेंड कन्विक्ट प्लीडेड फॉर मर्सी। अब जाहिर सी बात है भैया, अगर अपील मतलब बच्चे रिक्वेस्ट, एक तरीके से कर लो रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो फ्राइटेंड डरा हुआ कन्विक्ट था, एक तरीके से आरोपी था जिसके ऊपर दोषारोपण किया गया था, वो दया के लिए क्या करेगा, आप कहोगे सर प्लीड करेगा, यानी फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लिखा है टू लीड बाय द नोज। ठीक है, अगर मैं टू लीड बाय द नोज की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्स्ट्रेन, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिस्ट्रेन, इसका मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो सर कंट्रोल। ठीक है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, तो आप कहोगे ये हो जाएगा दूसरा, टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन। ठीक है, अगला ईगर, ईगर मतलब बच्चे सबको पता है, देखिए 2019 का क्वेश्चन है। ईगर मतलब होता है जी उत्सुक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए कीन होना। ठीक है, ईगर मतलब क्या होता है, कीन होना होता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को बच्चे, जैसे सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटिफाई, इसको ध्यान रखना, ये वर्ड पूछा गया है। अच्छा एक्टिव, जैसे ना एक्टिव तो सबको पता होगा सर, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, लेकिन जानते हैं ये जो वर्ड आता है ना लाइवली, जैसे लाइवली के साथ एक वर्ड आता है, इसका सिनोनिम स्प्राइटली, और स्प्राइटली के साथ पता है एक वर्ड दिया जाता है विवेसियस, और विवेसियस के साथ एक वर्ड दिया जाता है विगोरस। बच्चे प्लीज़ ये लिख लो एक बार आप सभी लोग। ठीक है, ये तो चलो तुमको पता है, मुझे पता है, तुमको पता है, लेकिन अगर कभी मान लो इसका सिनोनिम में लाइवली हो, स्प्राइटली हो, विवेसियस हो, विगोरस हो, या मान लो तुम्हें दे दे ये एनिमेट, ठीक है, या एनिमेटेड दे दे मान लो तुम्हें कभी, ये ध्यान दो, और कभी वाइटलाइज दे दे। ठीक है, ये ध्यान दो, तो वाइटलाइज है, एनिमेट है, विगोरस है, विवेसियस है, स्प्राइटली है, लाइवली है, और एक और लिख दो मेरे कहने पे, बस स्पिरिटेड लिख दो। ठीक है, बस ये सारे वर्ड को ध्यान रखना, इनका मतलब होता है सक्रिय। ठीक है, अगला देखना, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है पर्सन विद नो फिक्स अबॉर्ड। अच्छा देखो, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति विद नो फिक्स्ड अबॉर्ड, मतलब जिसका कोई फिक्स
घर ना हो रहने के लिए, उसके पास ना हो, हम उसको क्या बोलते हैं? अब वो कहेगा सर आर्टिस्ट तो बोलेंगे नहीं ऐसे लोगों को, टूरिस्ट बोलेंगे नहीं, नोमैड होते हैं। नोमैड को बच्चे हमने कितनी बार बताया है, जैसे नोमैड लिख लो, या आप क्या लिख सकते हो, नोमैडिक लिख सकते हो, जिसको आप क्या लिख सकते हो, वैगाबॉन्ड लिख सकते हो, मैंने बताया था आप सभी लोगों को। या जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर वैगरेंट लिख सकते हैं, वैगरेंट हो गया, वैगाबॉन्ड हो गया, नोमैडिक हो गया, ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको बताया था दैट इज़ एटिनरेंट, एटिनरेंट बोलते हैं। तो एटिनरेंट है, वैगरेंट है, वैगाबॉन्ड है, नोमैडिक है, मतलब जो घुमंतु होते हैं, जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, रोम, ROAM, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा सर वांडरर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जल्दबाजी कभी मत करिएगा। एक वर्ड होता है ऑन्डर, ऑन्डर मतलब क्या होता है, एस्टाउंड होता है, मतलब आश्चर्यचकित, और ये वांडरर होता है। तो ऑन्डर और वांडर में डिफरेंस होता है बच्चे, इसको भी ध्यान रखिएगा। खैर आपका जो आंसर हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद का अपना निवास स्थान ना हो, जो इधर उधर घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोमैड। आप कहोगे सर क्रूसेडर वर्ड क्या होता है? अगर हम लोग बच्चे इसकी बात करें तो इसका मीनिंग कोई भी बच्चा जो मुझे बता सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है मेरे भाई फाइटर। अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, इसको हम बैटलर भी बोल सकते हैं। बैटल होता है ना, बैटल मतलब युद्ध का मैदान, ठीक है। तो बैटल में, युद्ध के मैदान में जो लोग लड़ता है वो बैटलर होता है, जिसको हम फाइटर बोलते हैं, क्रूसेडर लिख लीजिएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब क्वेश्चन करो तब सब कुछ ईजी लगता है, एग्ज़ाम में आ जाए तो सब गायब हो जाता है। उसके पीछे बस मोहम्मद एक है, जो भी आपका नाम है MD, उसके पीछे सिर्फ इतना कारण है बच्चे, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर यही आप खुद से पूछो, क्या आप इतना मुकम्मल प्रैक्टिस करके जाते हैं, आप क्या एकदम तगड़े से बढ़िया से करके जाते हैं? तो अगर आप करके जाते होंगे तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत उन्हीं बच्चों के साथ ये आती है जो कि लैक ऑफ प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस अच्छे से करके नहीं जाते, या इतना करके जाते हैं जो पर्याप्त नहीं होता है। जैसे स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर स्ट्रेंज मतलब बिजेयर होता है, जिसको आप लोगों ने क्या बताया है भाई, पेक्यूलियर बताया है। ये दो वर्ड तो SSC के फेवरेट हैं, मतलब इनको ये वर्ड देना ही देना है, ठीक है, ये देते ही देते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी गई हैं, डिस्पेयर वर्ड दिया गया है। अगर डिस्पेयर वर्ड की बात करें तो बच्चे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे डिस्पेयर आ गया ना, डिस्पेयर में देखो जैसे आप डिजेक्शन लिख लीजिए, बहुत बार लिखवाया हूँ, या आप डिप्रेस लिख लेते हैं, या आप यहाँ पे डिजेक्टेड लिख लेते हैं, डिजेक्टेड लिख लेते हैं। तो चाहे डिजेक्शन लिख लीजिए, डिप्रेस लिख लीजिए, डिजेक्टेड लिख लीजिए, आप कहोगे इन सब का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया नहीं था, जैसे ग्लूमी लिखते हो आप, जिसमें हमने आपको बताया था भाई मेलनकॉली लिखते हो आप, जिसको हम दुख बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फॉलन है, क्रेस्ट फॉलन। तो क्रेस्ट फॉलन हो गया, मेलनकॉली हो गया, ग्लूमी हो गया, डिजेक्टेड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, डिजेक्शन हो गया, ठीक है। जिसमें हम बच्चे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं, डिस्ट्रेस। अब आप कहोगे इसका एक आसान सा वर्ड बताओ, जो दुख है, दुख, दुख, मायूसी, ठीक है, उदासी, मॉर्नफुल, सॉरोफुल, ये सब बोलते हैं। अब आप कहोगे सर कन्वेंशनल क्या होता है? देखो कन्वेंशनल बच्चे पारंपरिक, मैं कभी बोल नहीं पाता हूँ इसको, पारंपरिक, पारंपरिक, ठीक है। ट्रेडिशनल पता है ना, ठीक है, ट्रेडिशनल, ये तो सबको पता होगा भैया। ट्रेडिशनल मतलब परंपरा बोल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो परंपरा से देख लीजिए आप, ट्रेडिशनल, या हम इसको ऑर्डिनरी भी बोल देते हैं बच्चे, जो चीज़ सामान्यतः ना यूजुअली होती रहती है। आप कहोगे सर कन्वेंशनल मतलब तो परंपरा हो गया, तो बच्चे परंपरा जो होती है वो रूटीन हो जाती है, मतलब हमेशा होती रहती है, हमेशा होती रहती है, और जो चीज़ हमेशा होती रहती है उसको हम ऑर्डिनरी तो बोल ही सकते हैं ना। आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, तो आप ट्रेडिशनल बोल लीजिए या ऑर्डिनरी बोल लीजिए। तो आपका यहाँ पे आंसर एबनॉर्मल हो जाएगा, आंसर तो आपका एबनॉर्मल हो जाएगा। सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता गुरुजी, 50-60% तो आता रहता है। देखो बच्चे टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा है, बताए, टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रैक्टिस, इसी से सब कुछ होगा जी। अच्छा सपोज करें आप कि अगर कोई काम कर रहा हूँ, अगर वो काम हम 10 मिनट का काम है, अगर हम उसको 20 मिनट में कर रहे हैं, तो वो हमें 10 मिनट में अगर लाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। आप सोच के देखो, कोई भी, चाहे आप क्रिकेटर को उठा लो, अगर वो अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया खेलता है, तो उसके पीछे प्रैक्टिस है। एक अच्छे टीचर को उठा लो, अगर वो बढ़िया आपको पढ़ा रहा है तो मतलब उसके पीछे उसकी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा। चाहे एक अच्छे एक्टर को देख लीजिए, उसके पीछे उसकी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब, अगर एक आप अच्छे एस्पिरेंट बनना चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। जहाँ प्रैक्टिस हो गई, सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, आपको ये सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करो।
यहाँ पे देखो बच्चे, अ पॉलीगन विद 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। देखो मेरी मैथ्स इतनी तगड़ी है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं मैथ्स की एक ज़बरदस्त क्लास लेकर के आऊँगा, लेकिन मैं लेके नहीं आता, मुझे लगा कितना कुछ पढ़ाना पड़ेगा ना। ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो बच्चे, ट्राइंगल शायद, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के अच्छे टीचर जल्दी भूल जाते हैं। तो ट्राइंगल क्या हो गया, मुझे लग रहा है ये ट्राइंगल हो गया। अब आप कहोगे सर हेक्सागन, आप कहोगे जिसमें 6 साइड होती है। आप कहोगे ऑक्टागन क्या होता है, मैंने कहा भाई ऑक्टागन में 8 साइड होती है। आप कहोगे पेंटागन क्या होता है, मैंने कहा भाई पेंटागन में 5 साइड होती है। देख लिया आप लोगों ने। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मैथ्स वीक है तो आपकी गलतफहमी है। मैथ्स मेरी बहुत ज़बरदस्त है, इंग्लिश से अच्छी मेरी मैथ्स है, बस मैं मैथ्स को पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको सब पढ़ाना चाहिए। कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा, तो इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है तुमको? आ गई मुझे, तुम लोग समझ गए होगे। तो बच्चे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर आंसर तो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 8 साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप में सही है। ये त्रिभुज है, चलो ठीक है, मतलब छोड़ो, अच्छा ये सब त्रिभुज है। तो ये देखो ट्राइंगल में ये 3 साइड लिख दें, ऐसे सही है। अब मैंने बोला था ना कि मेरी मैथ्स अच्छी है, तुम लोगों ने माना नहीं, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल। अगला, अब आते हैं ना, कर लेते हैं फटाफट क्लोज टेस्ट और इसको खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्लोज टेस्ट सबको क्या क्या करना है। क्लोज टेस्ट में आपको सबसे पहला एक काम करना है। अभी तक तो आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ घर कर गई होगी कि आपको सबसे पहले पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, पूरा खत्म कर लीजिए। कितना है, यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहीं पे खत्म हो जा रहा है। एमटीएस यही आएगा, एमटीएस में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, तुम चुप रहो तुम लोग, ठीक है। मेरे मैथ्स का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, चलो इसका बदला लिया जाएगा। द हरमंदिर साहिब, मैं यही देखना चाहता था कि अगर एक बार मैं गलत अगर कोई चीज़ बनाऊं तो बच्चों को देखते हैं ये कितने ज़्यादा अवेयर हैं, कितने मैथ्स को लेकर के अलर्ट हैं, इनकी जागरूकता है कि नहीं है, कि इनकी जागरूकता इनके जेब में है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अपने बच्चे सबसे ज़्यादा जागरूक है। देखो टेस्ट लिया मैंने मैथ्स में, तुम लोग पास हो गए, तुम लोग अच्छा करोगे मैथ्स में, मेरा आशीर्वाद है। तो ये हरमंदिर साहिब, ऑल्सो नोन एज दरबार साहिब, इज़ अ गुरुद्वारा इन द सिटी ऑफ अमृतसर। इट एन एमिनेंट पिलग्रिमेज साइट, सिक्किम नहीं, सिक्किम नहीं है, ठीक है, सिक्किम। इट इज यूजुअली द गोल्डन टेम्पल इन इंग्लिश इज प्लेटेड विद गोल्ड, ठीक है। अब बताओ, अब यहां पे एक एक करके बता दो, ठीक है। अब अब सुनो भैया, ये बता दो, आंसर बता दो, तुम मजे ही ले लो पहले। ऑल्सो नोन एज दरबार साहिब इज गुरुद्वारा। अब बच्चे अब एक चीज देखो ना, यहाँ पे इज अ गुरुद्वारा, वाट लोकेट, वो तो स्थित है, लोकेट से या लोकेटिंग, लोकेटेड, ठीक है। हाँ जी, आगे देख लीजिए दूसरा, इन द सिटी ऑफ अमृतसर, इट। अब यहाँ पे देखिए इट वाज, इट हैज़ या इट आर। अब बच्चा का इट सर सिंगुलर है, ठीक है। और हम बात बच्चे वर्तमान समय की कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी इज लिखा हुआ है, लड़का कहेगा वाज हैज़ आर नहीं होगा सर, इज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसमें तो आज कुछ नहीं करना, लगे हाथ फटाफट लगाते जाइए। यहाँ पे आपका हो गया, इट इज़ एन एमिनेंट पिलग्रिमेज साइट। अब यहाँ पे ऑफ है, ऑन है, बाई है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये वाला एक बार बताइए सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप लोग बताइएगा, साइट ऑफ, साइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे कितनी बार बताए, ये जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाई कार है, बाई प्लेन है, ठीक है, बाई बस है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब विद जैसे टूल होता है, जैसे विद नाइफ आपने लिख दिया, ठीक है। या फिर हम टुगेदरनेस, जैसे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो जब हम टुगेदरनेस की बात करते हैं तो विद का यूज़ करते हैं। बाकी ये ऑन बताया था, डेज और डेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ये देखो कैसे भूखे शेरों की तरह इन लोगों को कैसे है, बस लाओ सामने आने दो। इट इज़ यूजुअली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग ना कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे ये ना कर दें कि इट इज़ यूजुअली, यहाँ पे नोन या नेम्ड या रिगार्डेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड, ठीक है। ये हो जाएगा, इट इज़ यूजुअली कॉल्ड द गोल्डन टेम्पल इन कॉल, लोग इसके गोल्डन टेम्पल के नाम से भी पुकारते हैं लोग, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे अगला देखिएगा आप सभी लोग, लास्ट वन, तो क्या कह रहा है कि भाई गोल्डन टेम्पल इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ प्लेटेड विद गोल्ड। अच्छा, इसको लोग गोल्डन टेम्पल बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो प्लेटेड है वो गोल्ड से प्लेटेड है। तो
बिकॉज कारण बता रहा है ना, रीजन इसके पीछे ये है, तो रीजन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज यूज करेंगे, ये सारी चीज़ों का यूज नहीं होगा। आगे बात समझ में? अगर यहाँ तक आ गया ना, एक क्वेश्चन देखिए इधर है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात बच्चे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप बताओ यहाँ पे एक आंसर दे दो जल्दी से, सारे के सारे क्या आंसर हो जाएगा, एक बार आंसर देना सभी बच्चे यहाँ पे, और अपना स्कोर सब लोग बताना। आज ना कितना स्कोर आप लोगों का आया है वो सब लोग बताना, पहले इसका आंसर दे दो आप सभी लोग। अब यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा है, CON लिखा हुआ है, QUR है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताऊंगा, इसका मतलब विक्ट्री होता है जिसको हम विन बोलते हैं, ठीक है। सबमिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सबमिशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंसेंट होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, कंसेंट होता है या अग्रीमेंट होता है, यानी सहमति जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको पता है और ये भी पता है, तो ये आप ही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिएगा, एक क्लोज टेस्ट और है वो भी करेंगे, इसमें भी आप लोग अच्छा करो। देखो ये भी आसान है, यहाँ पे बच्चे लिखा है द नर्मदा रिवर कॉल्ड द रीवा वाज प्रीवियसली नोन, ठीक है। नर्मदा, इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा, इट इज ऑल्सो एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, फॉर इट्स यूज टू दिस स्टेट्स द नर्मदा राइजेज फ्रॉम, ये क्या है, अमरकंटक प्लेटो नियर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब सुनिएगा, ये इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आप इजीली बता सकते हो। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। द नर्मदा रिवर, अब यहाँ कह रहा है कि बच्चे बट कॉल्ड, और कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एंड कॉल्ड, बताओ एक बार आंसर बताओ सभी लोग, एक बार आंसर दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे देखो बच्चे कह रहे हैं कि ऑल्सो कॉल्ड, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किसी का गलत नहीं है, सबका सही था। दूसरा वाला बताना एक बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल्ड द रिवर वॉज प्रीवियसली नोन बाई एज सो या इवन, 22 नंबर बताइएगा सब लोग। नोन के बाद क्या होगा, नोन बाई, नोन एज, नोन सो, नोन इवन, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसमें पूरा वो करा ही देता हूँ, कहाँ गया भाई तुम, नोन एज होता है, ठीक है। चलिए ये भी सही है, ये वाला एक बार आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। ये नोन एज, उसके बाद इट इज रिवर इन सेंट्रल इंडिया, अलोंग के साथ क्या यूज करेंगे, इसे बताओ बच्चे, इसे बताओ, ठीक है। ये भी एक बार जल्दी से बताओ, 10 सेकेंड में इसको ट्राई कर लो। अलोंग, एग्जैक्टली, ठीक है। अलोंग के साथ बिसाइड नहीं होता, अलोंग के साथ बाई नहीं, अलोंग के साथ अलोंग विद, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये वाला जरा एक बार ट्राई कर लो, यहाँ पे अलोंग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा, इट इज ऑल्सो टोल्ड, सेड, नोन या स्पोकन, इसका बताओ, 10 सेकेंड में इसका आंसर देना। इट इज ऑल्सो टोल्ड, इट इज ऑल्सो सेड, इट इज ऑल्सो नोन, इट इज ऑल्सो स्पोकन, चौथा, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लिखा है ना, देखो नोन के साथ एज, यहाँ पे देखो नोन के साथ एज, हम ऐसे भी पढ़ के देख सकते थे भाई, यहाँ पे ठीक है, फॉरवर्ड रीडिंग करके। अच्छा एक और बचा है, इसको एक बार बताना सारे बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर इट्स यूज डोनेशन, रिफॉर्मेशन, इरिगेशन या कंट्रीब्यूशन। देखिएगा एक बार इसको, मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। डोनेशन मतलब सबको पता है भाई, जब हम डोनेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन। रिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मेक बेटर, यानी किसी चीज़ को क्या करना, आपने कहा इम्प्रूव करना। लास्ट क्वेश्चन है ये। इरिगेशन मतलब बच्चे सिंचाई होता है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर, इसको लिखना हो लिख लो, द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन,
डी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आज का जो क्लॉज टेस्ट था ना, हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एकदम ईजीएस्ट था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर इसमें भी अगर 10 में 10 नहीं आया होगा तो प्रॉब्लम है। अगर बच्चे इसमें 10 में 10 लेकर के आ गए ना, मैं 9 भी नहीं बोलूँगा भाई, 9 लायक ही नहीं था ना, ये 10 में 10 ही चाहिए, सबको 10 में 10 आने चाहिए। सर 19 समझा दीजिए, 19 वाला किस में था, किस में समझा दूं भाई। तो उम्मीद करता हूं यही कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। बच्चे आपके लिए 2 मैराथन चलने वाले हैं। मैं पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं सभी के लिए। आपके लिए 2 मैराथन लेकर के आ रहा हूं। हमारे 2 मैराथन क्या होंगे, एक हमारा ये चलेगा वाईफाई के ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी भी हाल में आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और एक आपका इस पे चलेगा इंद्रधनुष के ऊपर, ठीक है। यहाँ की टाइमिंग अब आपके कितने बजे होगी, ये टाइमिंग आपकी 9 बजे होने वाली है, 9 AM, ठीक है, मंडे से। और ये टाइम आपकी कितने बजे होगी, ये टाइम होगी आपकी 6 PM पे, 6 बजे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका मैराथन ही डेली चलेगा और यहाँ पे भी आपका मैराथन चलेगा। तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप लोग रेडी हो इतने मैराथन के लिए, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैराथन आपका चलेगा 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स, ठीक है। और ये भी मैराथन आपका चलेगा 3 to 4 आवर्स, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, मतलब 3 to 4 आवर्स, कम से कम 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा। ये कम से कम आपका 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा ये चलेगा। और ये आपका 9 AM यानी मॉर्निंग में है ये आपका बच्चे। और ये आपका कब चलेगा, ये आपका इवनिंग में चलेगा आप सभी लोगों का। मैं क्या चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे हम कवर कर पाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि जैसे इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या है ना कि सिर्फ हेल्प करनी है, बच्चों को मदद करनी है। और मुझे लग रहा है इससे बड़ी मदद कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बस आप लोग का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए कि 9 बजे सारे बच्चे जुड़ लें, 6 बजे जुड़ लें। और ये कितना दिन चलना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज अपने पास कौन सी तारीख होगी, 21, यानी ये बच्चे टोटल 10 डेज़ हैं अपने पास ना। ये हमारा तो शुरू हो गया है, अभी हम 1.5 घंटे कर ही रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा बढ़ा करके 2-3 घंटे कर लेंगे। और ये वाला हमारा 24 अप्रैल से चलेगा, ठीक है, ये 24 अप्रैल से चलने वाला है। तो कहने का मतलब ये आप लोग रेडी होंगे, ठीक है। तो इसमें अच्छा कर लेंगे, ठीक है, सभी लोग रेडी रहिएगा। आप यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों को जब क्लास पूरा अच्छे से कर लोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब इतना तैयार हो जाएगा कि MTS में आपको कोई समस्या होनी नहीं, इवन आपका CHSL तक का रेडी हो जाएगा। और आप सभी लोग इसके PDF के लिए ये ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इंग्लिश बाय जयसर, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को अच्छे से बेहतर तरीके से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी बच्चों का।